अपनी तकरीर आज बजट की जो है इस पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि भारत इसराइल मुर्दाबाद। 2025 और 26 का बजट 17,573 बिलियन पर मुश्तमिल है, जिसमें सिर्फ कर्ज उतारने के लिए 87 खरब जो कि टोटल बजट का 46.7% है एलोकेट किया गया है। इसके अलावा डिफेंस के लिए 25.50 बिलियन जो कि टोटल बजट का 14.5 बिलियन है, इसको एलोकेट किया गया है। ज़ाहिर है हम समझते हैं कि जो कर्ज की सूरत हाल है मुल्क के ऊपर और जो हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन है उस पर ये 1.2% बजट का टोटल बजट का यहाँ पे चला गया। अब जो 38.8% बजट टोटल बजट का बचा है सर, उससे जो बजट बनाया गया है उसे किसी भी बुनियाद पे ह्यूमन फ्रेंडली बजट नहीं कहा जा सकता। ये एक विजनलेस बजट है जिसमें एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं, गारमेंट्स कपड़े पे लेकर इन सब से हम ये देख रहे हैं कि कार्बन लेवी को भी जो है बढ़ाया जा रहा है और बिजली की कीमत में भी, जिससे बहुत महंगाई में इजाफा होगा। और मैं ये इत्तफाक करती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में किसी भी जगह मिनिमम वेज का जिक्र नहीं किया गया, और मैं ये भी इत्तफाक करती हूँ लेकिन एक बात के साथ कि 2017 का जो पॉपुलेशन का सर्वे किया गया था उसके बाद से मुल्क में सर्वे नहीं हुआ और उसके हिसाब से 45.7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। लेकिन उसके बाद हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि जब रोजगार के मौके भी नहीं है, गुर्बत की लकीर से नीचे भी लोग ज़्यादा चले गए, तो पर कैपिटल इनकम कैसे बढ़ सकती है? ये एक सवाल है। दूसरी बात जो है मुझे ये बात करनी है कि जब ये बजट पेश किया गया तो ये कंपैरिजन देख के मैं हैरान रह गई कि करंट फिस्कल ईयर में जो बजट एलोकेट किया गया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के लिए, मसलन डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन और हेल्थ, और इसके अलावा सोशल सेक्टर, सर इन तमाम सेक्टर्स का जो हमारा कमिंग फिस्कल ईयर में इन तमाम सेक्टर्स में ज़बरदस्त कटौती की गई है। सिर्फ तरक्याती बजट में 100 बिलियन रिडक्शन की गई है। एजुकेशन का बजट, हायर एजुकेशन का जो पहले 65 बिलियन था उसे 39.5 बिलियन करके 20 बिलियन जो है रिड्यूस किया गया है, और सेहत के बजट में 13 बिलियन और सोशल सेक्टर के बजट में 15 बिलियन कटौती की है। सर सेहत और तालीम के बजट में पहले ही 1% से कम खर्च हो रहा है और उसमें इस तरह से कर देना ये बड़ी हैरान कुन बात है। इसके साथ साथ एक नई बात की गई है कि गैर अहम और कौमी मफाद के लिए जो अहम मंसूबे नहीं थे, जो कि 1000 बिलियन के 118 मंसूबे थे, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया। फिर बनाया क्यों था उन्हें? वो मंसूबे बनाए क्यों गए थे अगर वो कौमी मफाद के हामिल मंसूबे नहीं थे? इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत ने 2024 और 25 में किसी भी सेक्टर में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, अपना दिया हुआ कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकी। सर्विसेज में इनका टारगेट 4.1% था, सिर्फ 2.9% अचीव किया। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका जो टारगेट था वो 3.6 था, लेकिन 2.67 बताया जा रहा है। सर मैं इतनी इकॉनमी को नहीं समझती, लेकिन मैंने जितने इन 5-6 दिनों में प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें मैंने जितने भी माहिर माशियात को देखा वो इस डिजिट पे मैंने उनको हैरान होते देखा है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर का टारगेट था वो 2% था, और मैं इसको एम्फसाइज इसलिए करूँगी, हालांकि ये बात पहले भी हो चुकी है, कि वाकई हमें ये देखना चाहिए कि हम इस टारगेट को सिर्फ 0.6% हासिल कर चुके। सिर्फ कपास पर मई तक 200 बिलियन का नुकसान है। गंदम, कपास, गन्ना, इन सब फसलों की हालत तशवीशनाक है सर। हम जो है वो फूड सिक्योरिटी हमारी रिस्क पे आ गई और अहम फसलों की ग्रोथ -3.5 है।
हमारे यहाँ अब ये बात होने लगी है कि हुकूमत का काम नहीं है सपोर्ट प्राइस देना, हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि कोई सब्सिडी ना दिए जाए। तो ये इस पे ज़रा गौर करें और आगे बढ़ने के लिए सोचें कि अब ये जब आप सारी बात करते हैं, इसको भी मैं दोहरा दूं कि ठीक है कि टैक्सेस जमा हुए हैं लेकिन उनका भी टारगेट अचीव नहीं हुआ जो दिया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि कमिंग फिस्कल ईयर में जबकि हर सेक्टर में आप बजट भी कम एलोकेट कर रहे हैं और आपने जो टारगेट है वो डबल किया हुआ है, तो आप कैसे हासिल करेंगे जब अब नहीं कर सके? तो क्यों जो आप टारगेट नहीं हासिल कर सके, या तो नाअहली है या विल नहीं है। सर मैं दोबारा जो है वो डेवलपमेंट पर आऊंगी। डेवलपमेंट के शोबे को अगर आप देखें तो 31 मई तक 596 बिलियन सिर्फ यूटिलाइज हो सके। 1400 अरब में से सिर्फ 596 बिलियन जो हैं वो यूटिलाइज हुए हैं। तो ये इसको आप दोबारा से कहें कि ये हुकूमत की नाअहली है। अब मैं सिंध के डेवलपमेंट बजट पे बात करूंगी। वो जो 118 मंसूबे ख़त्म किए हैं 1000 अरब रुपए के, शायद उसमें से कोई सोच लेते हैं सिंध के लिए ही कोई कौमी मफाद, सिंध के लिए कोई कौमी मफाद का मंसूबा नहीं था, सिंध को कोई नया मंसूबा नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं कराची के मंसूबे पे बात करूंगी। कराची को कोई नया मंसूबा नहीं दिया गया सर, कोई नया मंसूबा नहीं दिया गया। और जो मंसूबे ऑन गोइंग थे उन पे जो बजट रखा गया है उनको सुन के सिर्फ कराची वालों को सोचना चाहिए कि उनका क्या अंजाम है। ग्रीन लाइन सिर्फ 50 करोड़, ऑपरेशनल ग्रीन लाइन बीआरटी के लिए 18 करोड़ 50 लाख, डिस्ट्रिक्ट साउथ के इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए 10 करोड़, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाजमाबाद और लियाकताबाद के लिए 12 करोड़, वहाँ के फुटबॉल पाक एशियन फुटबॉल ग्राउंड के लिए 10 करोड़, कोरंगी जमान टाउन और लांडी डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 करोड़, 11 करोड़, मलीर के लिए 5 करोड़। सर ये सोचने की बात है कि ये ऑन गोइंग मंसूबे हैं जिन पर ये रकम रखी गई है और ये बरसों से चल रहे हैं। इसके बाद बात की जाती है कि सिंध की हुकूमत 15 साल से है और कराची के शहरियों को पानी नहीं दे सकी। भाई हुकूमत का काम पानी बनाना नहीं है, पानी को, पीने के पानी को, इरिगेशन के पानी को रिजर्व करना है ताकि जिंदगी चल सके। एक प्रोजेक्ट है K4, मैं 10 साल से देख रही हूँ, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ पे पार्लियामेंट में, कि सिंध हुकूमत बिलियंस में पैसे रखती है और वफाक की हुकूमत कम मिलियंस, और पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो K4 मंसूबे में पैसे रखने ही से कह दिया था कि हम नहीं इस पे बात करेंगे, और इस दफ़ा से 4.4 बिलियन रखा गया है। और दूसरी बात जो है, मैं ये समझती हूँ कि फेडरल में जो भी हुकूमत होती है पीपल्स पार्टी के अलावा, वो उसको प्रोविंशियल के जो मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के तहत चलते हैं उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर मैं देही सिंध पर आ जाऊं तो हैदराबाद सक्खर मोटरवे प्रोजेक्ट, जिस पर जिसका मैं ये समझती हूँ कि कराची पोर्ट से जो भी दरामद किया जाना है मुल्क में और बरामद किया जाना है उसका इन्हिसार इस पे है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15 अरब रखें। सर इससे तो लैंड एक्विजिशन भी नहीं होगी। इतने खत हुकूमत ने लिखे, इतने वादे वईद हुए, लेकिन वही नज़रअंदाजी। और जब बात करो तो बात करते वक्त कहते हैं आपको पंजाब के अलावा कहीं मोटरवे नज़र आता है, तो भाई ये फेडरल सब्जेक्ट है, आप रखोगे तो नज़र आएगा ना। दूसरी जो बात मुझे करनी है कि पीटीआई गवर्नमेंट में भी सर यही हुआ था कि फेडरल के तहत जो सूबों में मंसूबे चल रहे थे उनके फंड ख़त्म करके अपने MNAs को एक 15-15 करोड़ का पैकेज दिया गया था। सर इस दफ़ा भी सिंध हुकूमत को तो ऑन गोइंग पे छोटे छोटे नमक जितने जो है एलोकेशन की है, लेकिन मुबारक हो MQM को, उन्हें कराची के लिए 15 बिलियन और हैदराबाद के लिए 5 बिलियन दिया गया। दूसरी बात, जब मैं देही सिंध की करती हूँ तो देही सिंध के लिए भी अगर आप देखें 1.9 बिलियन थरकोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम ऑन इंडस बेसन 10.9 बिलियन। इसके अलावा सर मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम
बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर की, तो उसको भी क्लाइमेट चेंज पे सारे का सारा डाल दिया जाता है। लेकिन सर मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आज जब ये बात हो रही है कि फलां डैम के लिए इतने पैसे रखे हैं, आज जब विफाक को समझ में आया है कि लोअर राइपेरियन क्या होता है भारत की वाटर वेपनाइजेशन के बाद, तो बहुत सारे डैम्स के लिए जो है वो एलोकेशन की गई है। लेकिन सर सिंध के 3 मंसूबे ऐसे हैं, सिंध के 3 मंसूबे ऐसे हैं जो शायद विफाक की अब याददाश्त में नहीं है, और ये तीनों मंसूबे क्रूशल फॉर द सिंध एग्रो इकोनॉमिक, और इन तीनों का काम ये था कि ये 10-10 हज़ार हेक्टर से ज़्यादा इरिगेट करेंगे लैंड को, और उनके नाम थे सक्खर बैराज मॉडर्नाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन, नई गज डैम, दरावत डैम। सर इनकी रिव्यू कॉस्ट जो है वो डबल से ज़्यादा पहुंच चुकी है, लेकिन ये आज तक विफाक की नज़र करम के जो है ये मुंतज़िर हैं कि विफाक इनके लिए कुछ पैसा रखे। सर हमारे सिंध का जो है कंट्रीब्यूशन 21.5 से 27.7 तक होता था मुल्क की ज़राअत में, लेकिन जब आप पानी ही नहीं देंगे तो फिर आप क्या कर सकेंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ सर कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम से दानिश स्कूल के लिए जो है वो 11 दानिश स्कूल के लिए 9.8 बिलियन रुपीस रखे गए। सर सिंध में सैलाब से बहुत ज़्यादा स्कूल तबाह और टूट फूट गए थे, जिसमें से 118 स्कूल यूनिट्स के लिए वज़ीर आज़म प्रोग्राम से सूबे सिंध के साथ 50-50 के शेयरिंग पे सिर्फ 3 अरब रुपए रखे गए। ये सर सोचने का मुकाम है, सोचने का मुकाम है। एक मैं मशवरा देना चाहूँगी, इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि वफाकी हुकूमत दानिश यूनिवर्सिटी बनाएगी। सर वफाकी हुकूमत के अंडर कंट्रोल इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका बुरा हाल है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटीज़ का देख लें और अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का देख लें। आप जो है वो अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को चाइना भेज रहे हैं। ये आप नई यूनिवर्सिटी एक बनाकर, मैं बिल्कुल सर जल्दी ख़त्म कर रही हूँ, आप क्यों एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं? आप इन यूनिवर्सिटीज़ को जो एग्जिस्टिंग है उस पर लगाएं। इसके अलावा सर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है, लेकिन सिवाय 11 दिसंबर 2024 को हमने ये हमारी खुशकिस्मती है कि खैरपुर से जो है एक बड़ी तादाद में जो है वो गैस और तेल जो है वो बरामद हुआ, लेकिन इसके अलावा जो है खाम तेल, गैस और कोयले और इनकी मुसलसल पैदावार कम हो रही है। इसके लिए कुछ किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ज़वाल पजीर हैं, कुछ इंटरेस्ट रेट में कमी की जाए ताकि तरक्की के दरवाजे खुल सकें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आज बड़ी खुशखबरी मिली है कि रेकोडिक प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह वो अगले साल से हमें जीडीपी में 1% हमारी इंक्रीज़ करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो है वो फाइनेंस बिल में ये चेंजेस आ रही हैं, ये बात की जा रही है और ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये कैसे किया जा रहा है कि सालाना 10 मिलियन रुपीस से ज़ायद पेंशन की आमदनी जिनको मिल रही है उनकी 5% रेट से टैक्स नेट में उनको लाया जाए। सर इस तरह मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। नॉन फाइलर्स की रकम निकालने की हद जो है उसको 75,000 किया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है, होना तो 1 लाख था। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी इंडो पाक जंग हुई, इसमें जहां हमारे फ़ौजी भाइयों ने शहादतें दी, इसमें हमारे सिविलियन भी शहीद हुए। तो सर मैं ये एक तजवीज़ देना चाहती हूँ कि वो सिविलियन जो अपने घर के कफ़ील थे उनको सिर्फ 1 टाइम कुछ ना दिया जाए, बल्कि उनको लाइफ टाइम उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाए, उनके बच्चों की तालीम का देखा जाए, उनके बच्चों के किसी एक बच्चे का जो है वो किसी मुलाजमत में कोटा भी रखा जाए ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो। बहुत शुक्रिया सर। और मैं इन द एंड यही कहना चाह रही, एक बात बस और कह दूँ कि हमारी मुकामी जो लोकल रिफाइनरी है उसकी अपग्रेडेशन के मंसूबों के लिए
6 अरब डॉलर की सरमायाकारी रुकी हुई है। और क्योंकि फाइनेंस बिल में एक कोशिश थी कि पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल पर सेल्स टैक्स की छूट जैसे जी खोलें, ये नहीं हो सका, तो बस मेरी यही कहना है कि हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाए, टैक्स रेट नहीं। थैंक यू। शुक्रिया।